आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 12 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। 12 अगस्त के समाचार पत्रों में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके अपने प्रश्नों को देखते हैं। और आपको बता दूं कि आज जो प्रश्न हैं द हिंदू के साथ साथ पीआईबी के सोर्स से भी लिए गए हैं। तो द हिंदू और पीआईबी को मिलाकर ये आपका जो प्रश्नोत्तरी बनाया गया है, इसको बनाया गया है। तो चलिए समझते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, आप सबने ध्यान से यदि समाचार पत्र पढ़ा होगा, चाहे हिंदी का पढ़ा हो या अंग्रेजी का पढ़ा हो, कोई भी पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा, ये वर्ड ज़रूर देखा होगा, स्पुतनिक। स्पुतनिक वी ये पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द स्पुतनिक वी किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो शब्द है स्पुतनिक वी, ये इनमें से किससे संबंधित है। पहला, रूस द्वारा तैयार एक एंटी सैटेलाइट हथियार। दूसरा, रूस द्वारा तैयार कोविड-19 की एक वैक्सीन। तीसरा, रूस द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया एक हाइपरसोनिक विमान। और चौथा, साइबर आक्रमणों को रोकने के लिए रूस का एक सॉफ्टवेयर। तो इनमें से जो शब्द है स्पुतनिक वी, ये किससे संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो शब्द है स्पुतनिक वी, ये संबंधित है रूस द्वारा तैयार कोविड-19 की वैक्सीन से संबंधित। मतलब इसका सही उत्तर है, सही कथन है बी। और बी किस में लिखा है, यदि आप देखें तो केवल 2 बी विकल्प ये वाला आपका सही है। ठीक है, अब आपको समझना है इनके बारे में कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भाई इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक भी, तो ज़रूर इसका कोई ना कोई अर्थ भी निकलता होगा। तो आपको बता दें, जो नाम है स्पुतनिक, जो प्रथम नाम लिखा गया है स्पुतनिक SPUTNIK, ये जो था रूस का जो पहला सैटेलाइट मिशन था। जब रूस ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था तो विश्व का उसको पहला सैटेलाइट बोला जाता था। विश्व का पहला सैटेलाइट रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो रूस ने पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था उसका भी नाम रखा था स्पुतनिक। तो स्पुतनिक शब्द कहां से आया है, रूस द्वारा लॉन्च किए गए पहले सैटेलाइट से। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विश्व का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम था स्पुतनिक, रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उसी के नाम पर रूस ने पहली वैक्सीन का भी नाम रखा है। अब आपको पता होगा कि कब लॉन्च किया था। तो आपको बता दें, ये 1957 में लॉन्च किया गया था। 1957 में स्पुतनिक नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था और उसी के आधार पर रूस ने इसका नाम भी स्पुतनिक रखा है। अब आइए आगे देख लेते हैं कि किन संदर्भों में हमने इसकी चर्चा किया है। तो आइए इससे संबंधित न्यूज को देख लेते हैं। अब ये समाचार पत्रों में 2 पेज पे था, एक पहले पेज पे था, एक शायद पेज नंबर 3 पर था। ये तो आपके पहले पेज पे था, पुतिन डिक्लेयर्स वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 शॉट। अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा घोषणा किया गया कि रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन को बना लिया है और इसको स्वीकृति भी मिल गई है, अप्रूवल भी मिल गया। देखिए, ग्रांट रेगुलेटरी अप्रूवल टू कोविड-19 वैक्सीन आफ्टर लेस देन 2 मंथ। लेकिन इसमें समस्या क्या है, आरोप क्या लग रहे हैं कि इसमें मॉस लेवल पर, जो 3rd लेवल होता है, जो तीसरा चरण होता है किसी वैक्सीन का, उसको रूस ने पूरा नहीं किया है। तीसरे चरण में क्या होता है कि मॉस लेवल पर, मतलब कम से कम 1000 व्यक्तियों पर इसका परीक्षण किया जाता है और कई महीनों तक ये परीक्षण चलता है, जिसके बाद किसी वैक्सीन को स्वीकृति दी जाती है। रूस पर आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने जो तीसरा चरण होता है, बिना उसको पास किए ही, बिना उसको सेटिस्फाई किए ही स्वीकृति रूस को मिल गई है। तो WHO ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और रूस का प्रतिद्वंदी USA है, तो USA ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला कि इसका हमने प्रयोग भी किया है और इन्होंने दिखाने के लिए अपने बेटी के ऊपर जो स्पुतनिक V5 वैक्सीन है, इसका पहला जो आम पब्लिक के लिए जो इन्होंने ओपन किया है, उसके लिए पहला अपनी बेटी को चुना और अपनी बेटी को इस वैक्सीन को जो है दिया है और विश्व को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो रूस ने वैक्सीन बनाई है वो किस प्रकार से सक्षम है, किस प्रकार से सेफ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इस न्यूज़ में। ठीक है, चलें अब दूसरे न्यूज को देखते हैं। कह रहा है, किस देश द्वारा भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक देने की बात की है। हाल ही में कौन सा देश ऐसा है जिसने भारत सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए आर्टिफिशियल तकनीक देने का बात किया है, एआई टेक्नोलॉजी देने की बात की है? तो इसमें से विकल्प में कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, इजराइल है और जर्मनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में घोषणा किया कि भारत इजराइल जो संबंध है हमारे, उसी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने पेशकश किया कि हम भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक तकनीक देंगे जिसमें एक रोबोट होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य करेगा। आवाज़ वॉइस के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और वो जो कोविड-19 के मरीज हैं उनकी दैनिक जांच और अन्य गतिविधियों को हम उसके माध्यम से संचालित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना शून्य हो जाएगी। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, जो लगातार कोविड-19 के संपर्क में, जो मरीज हैं उनके संपर्क में आती हैं और लगातार कोविड पॉजिटिव हो रही हैं, तो उनके लिए इजराइल ने ये सहायता उपलब्ध कराई है। और इजराइल की जो एम्बेसी है, जो इजराइल के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने इसको सबसे पहले जो हमारा एम्स है, एम्स दिल्ली में दिया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये तकनीक कहाँ पे आई है? एम्स दिल्ली में ये तकनीक लाई गई है। किसके माध्यम से? इजराइल सरकार के माध्यम से, इजराइल के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। यदि हम बात कर लें कि ये कहाँ से मैंने उठाया है, तो ये देख लीजिए, सोर्स देख लीजिए, ये भी द हिंदू का ही है, क्योंकि मैंने टाइटल ही रखा है द हिंदू, तो विशेषकर द हिंदू के न्यूज को कवर किया जाता है। कह रहा है इजराइल एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू हेल्प ट्रैकल कोविड-19। अब इसमें बोला गया है हाई इंड इक्विपमेंट शेयर विद एम्स। एम्स किसके? एम्स दिल्ली के साथ पहली तकनीक शेयर की गई है। और इसमें पूरा डिटेल दिया गया है, एज ए पार्ट ऑफ इजराइल इंडिया कॉर्पोरेशन टू फाइट द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, एम्स दिल्ली व्हिच हैज ट्रीटेड अराउंड 5,500 पेशेंट्स टिल नाउ हैज़ रिसीव्ड स्टेट ऑफ द आर्ट एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। और इसके बाद में इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब इस प्रश्न को पढ़कर आपको चुनाव करना है अपने उत्तर की। चलें, रहा है हाल ही में चर्चा में रहे स्मॉग टावर के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। स्मॉग टावर क्या होता है? यदि आपको पता है तो आप इसका उत्तर कर पाएंगे। कह रहा है कि स्मॉग टावर के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इनका प्रयोग संवेदनशील स्थानों पर दुश्मन के उपग्रहों की दृश्यता शून्य करने के लिए एरोसोल के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि इनका निर्माण बड़े पैमाने पर वायु के शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। और तीसरा है इनका प्रयोग ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कृत्रिम स्मॉग उत्पन्न करने में किया जाता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यदि हम बात करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है हमारा बी विकल्प। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले 13 अप्रैल की डेडलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, उन भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वायु को शुद्ध करने के लिए, जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है उसको कम करने के लिए आपको इस प्रकार के स्मॉग टावर लगाने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट की जब आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, तो दिल्ली सरकार ने हालिया संज्ञान में इसको लेते हुए और हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा किया कि जो स्मॉग टावर हैं दिल्ली में, विशेषकर ये कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार लगवा रही स्मॉग टावर, ये जो आप सीपी बोलते हैं तो सीपी में लग रहा है। ठीक है, कनॉट प्लेस बोलते हैं, तो वहाँ पे स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि दिल्ली सरकार स्मॉग टावर तो लगा रही है, लेकिन किनके सहयोग से लगा रही है? तो जो सहयोग इसमें तकनीकी का सहयोग लिया जा रहा है वो IIT बॉम्बे का सहयोग लिया जा रहा है। दूसरा जो सहयोग लिया जा रहा है वो टाटा की कंपनी है। आप जानते हैं टाटा बहुत क्षेत्रों में कार्य करती है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के सहयोग से इसको तैयार किया जाएगा, ये स्मॉग टावर तैयार किया जाएगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जो स्मॉग टावर है उसकी डिजाइनिंग किसके द्वारा की गई है? तो जो स्मॉग टावर है उसकी जो डिजाइनिंग की गई है, ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है मिनेसोटा, MINNASOTA
SOTA, ये यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है? USA में है। तो USA की जो मिनेसोटा यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा स्मॉग टावर का डिजाइन दिया गया है। तो 3 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं कि किसने किसने सहयोग से बनाया जा रहा है, तो IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको तैयार किया जाएगा। डिजाइन किसने किया है? मिनेसोटा यूनिवर्सिटी है USA की, जिसके द्वारा स्मॉग टावर का डिजाइन किया गया है। कहां पर लगाया जा रहा है? दिल्ली के CP में लगाया जा रहा है, कनॉट प्लेस में लगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी ये था ना MOU साइंड विद IIT बॉम्बे फॉर स्मॉग टावर एट CP। अब इसमें था कि द 20 मीटर हाई टावर फिटेड विद एन एयर प्यूरिफायर टू बी कंप्लीटेड इन 10 मंथ। इसकी डेडलाइन रखी गई है कि 10 महीने में इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से इसको लगाया जाएगा, कौन कौन से संस्थान हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसमें ध्यान से आप देखिएगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि डिजाइन के बारे में, कि देखिए यहाँ पे है कि विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, ड्राइंग विद बी प्रोवाइड। तो ड्राइंग की बात है, जो इसका एक प्रकार से जो कोई भी निर्माण हम कार्य करते हैं तो उसके बारे में एक डिजाइन होती है, तो उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया डिजाइन? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। ये कहाँ पे है? USA में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ध्यान से पढ़िएगा, समसामयिक दृष्टि से चर्चा में है ये प्रश्न, तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलें आपको बताना है HTT-40। HTT-40 एक अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसको भारत में बनाया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि HTT-40 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए किया जा रहा है। और तीसरा है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 106 विमानों की खरीद की मंजूरी दी है। अब आपको इनमें से बताना था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यदि हम देखें HTT-40 के बारे में आपको बता दूं कि HTT जो 40 है ये प्रशिक्षक, जैसे आप जानते हैं कि एयरफोर्स में जब पायलटों की भर्ती की जाती है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये जो विमान है ये प्रशिक्षण वाला विमान है। और इसको बनाएगा कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसके लिए बनाएगा? भारतीय वायुसेना के लिए बनाएगा। तो ये प्रशिक्षण विमान है, ना कि लड़ाकू विमान है। तो पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में, आपको पता है कि कुछ रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ समझौतों की मंजूरी दी है, कुछ फैसलों पर इन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। तो निश्चित रूप से उसी के अंतर्गत ये भी था कि HTT-40 का निर्माण किया जाए। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसके निर्माण के लिए HAL को जिम्मेदारी दी है और इसके लिए 106 विमानों को बनाया जाएगा। तो याद रखना है कि HTT-40 क्या है? ये एक प्रशिक्षण वाला विमान है, भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है। यदि हम बात करें कि रक्षा अधिग्रहण परिषद, यहाँ पे लिखा है रक्षा अधिग्रहण परिषद के चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो जो रक्षा मंत्री होते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं। तो रक्षा मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह रक्षा अधिग्रहण परिषद के प्रमुख हैं, चेयरपर्सन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी में एक दो समझौते और थे, एक दो चीजों पर और बात की गई है। जैसे इसमें बात की गई है SRGM की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं सुपर रैपिड गन माउंट। सुपर रैपिड गन माउंट, ये जो हमारे नेवी के जहाज होते हैं, कोस्ट गार्ड के जो शिप होते हैं, उस पर एक बंदूक माउंट होती है। तो इसमें बोला गया है कि SRGM को और अपग्रेड किया जाए। तीसरा, यदि हम बात कर लें कि SRGM को बनाता कौन है, तो SRGM भेल बनाता है, भेल द्वारा SRGM का निर्माण किया जाता है। और तीसरा जो इसमें बात किया गया है वो AK-203 AK-47 आपने सुना होगा, तो उसी का अपग्रेडेड वर्जन है AK-203। और ये जो हथियार है ये रूस का है। ठीक है। तो इसमें बात किया गया है कि इस समझौते पर जल्द से जल्द आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये समझौता हुआ था भारत और रूस के मध्य कि भारत और रूस मिलकर संयुक्त रूप से AK-203 का उत्पादन करेंगे। कहां पर करेंगे? अमेठी में करेंगे। तो ये कारखाना कहां पे लगा है? अमेठी में लगा है। और अमेठी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इसकी चर्चा हमने क्यों किया है। अब देखिए, एक न्यूज था, IAF टू गेट 106 ट्रेनी एयरक्राफ्ट, पार्ट ऑफ द, ये इसके बाद अमाउंट है 8,722 करोड़, डील्स अप्रूव्ड बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो जैसे मैंने बोला, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जो खरीद की मंजूरी दी है उसी के अंतर्गत इस विमान को भी खरीदा जाएगा। और इसमें बोला गया है, यहाँ पे बात किया गया है SRGM की, जैसे मैंने पूर्व में बोला कि सुपर रैपिड गन माउंट की बात किया गया है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे बात किया गया है स्पीड अप द प्रोसीजर ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल फ्रॉम रसिया एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल अपग्रेड्स। तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात किया गया है, तो उसी से ये प्रश्न बन गया था। जैसे एक प्लेन के बारे में, तो मुख्य रूप से इसमें प्लेन के ही बारे में बात किया था कि ए हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनी 40 एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा था। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब बताएं, कह रहा है कि पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा लॉन्च की गई है। मतलब M वेंकैया नायडू द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर कल्याण कुमार रे। इस प्रकार के जैसे भारत के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा यदि किसी पुस्तक को लॉन्च किया जाता है तो वो पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आइकॉप्स, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार रे और इसका विमोचन किया है M वेंकैया नायडू ने। ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहीं पर M वेंकैया नायडू ने बताया है कि भारतीय इतिहास में जो छात्रों को बुक दी जाती है, NCERT की जो बुक है, उसमें उन अध्यायों को भी शामिल करने की जरूरत है जहां पे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है। मतलब अब पुस्तकों में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के बारे में सच्चाई बताने की जरूरत है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में बताने की जरूरत है। और इस प्रश्न को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि PIB में इसकी बात की गई थी। स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसमें लिखा है कि इतिहास के संपूर्ण प्रमाणिक यथार्थ को समग्रता में प्रकाश लाने की आवश्यकता है। किसने कहा है? उपराष्ट्रपति ने कहा है। आगे इसी में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के क्रांतिकारियों के बलिदान को स्कूली पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नेताजी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने सभी से आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया है। और इसी में इसमें बोला गया है कि उन्होंने आज अपने उपराष्ट्रपति निवास पर आयोजित समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट के सहायक सदस्य डॉक्टर कल्याण कुमार डे द्वारा लिखित पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आइकॉप्स का लोकार्पण किया। तो इसलिए ये पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप इस पुस्तक का नाम अलग से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये कह रहा है कि PM स्वनिधि योजना के संबंध में, PM स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको बताना है कि PM स्वनिधि योजना क्या है, उसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो आपको बताना है PM स्वनिधि योजना के बारे में। निश्चित रूप से आप सबको पता होगा PM स्वनिधि योजना के बारे में। यदि नहीं पता है तो आज पता हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। PM स्वनिधि योजना को आप बोलते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि या प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो दोनों एक ही चीज है। तो इसमें बोला गया है कि PM स्वनिधि योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। दूसरा कह रहा है इस योजना के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तीसरा कह रहा है इस योजना में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्तीय संस्थाओं
संस्थाओं द्वारा भी ऋण दिया जाएगा। और चौथा कथन कह रहा है कि इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक को दी गई है। अब इनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहली बात कि पीएम स्वनिधि जो योजना है, इसको क्रियान्वित करने वाला जो मंत्रालय है वो हमारा है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, तो ये कथन आपका सत्य हो जाता है। दूसरा जो इसमें इस योजना में बात की गई है कि जो भी वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर जो हमारे हैं, उनको 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, लेकिन वो जो ऋण दिया जाएगा उसको 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा, 1 वर्ष के अंदर लौटाना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 वर्ष, तो इसलिए ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जो 10,000 रुपये की राशि दी जाती है वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए दी जाती है, और वो भी कोलैटरल फ्री होती है, उसके लिए आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है, ठीक है। और इसमें यदि हम देखें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि आप 1 वर्ष में निश्चित समय पर इसको लौटा देते हैं तो आपको 7% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। अगला था, तो मतलब दूसरा आपका गलत हो गया, पहला कथन सत्य है। तीसरा है, इस योजना में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी ऋण दिया जाएगा, सत्य है। इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, लघु वित्तीय संस्थान, अनुसूचित बैंक, प्राइवेट बैंक, सभी बैंक इसमें ऋण दे सकते हैं, तो ये भी जो कथन है ये भी आपका सत्य है। चौथा कह रहा है कि इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक की है, ये गलत है। इस योजना में जो वित्त प्रबंधन, जो वित्त मैनेजमेंट है वो सिडबी द्वारा किया जाएगा, जिसको आप बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग व्यापार बैंक। तो कौन कर रहा है? सिडबी कर रहा है, भारतीय लघु उद्योग व्यापार बैंक द्वारा इसमें वित्त पोषण किया जा रहा है, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाता है। तो इसमें सही कौन कौन से हुए हैं? 1 और 3 सही हैं, मतलब इसका आपका सी विकल्प सही है, बाकी के जो विकल्प हैं वो गलत हैं, ठीक है। तो अब यदि पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित कोई प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आप सबका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न था। चर्चा क्यों किया है मैंने इसकी, उसके बारे में देख लेते हैं। चर्चा इसलिए किया है क्योंकि पीआईबी में बात किया गया था 12 अगस्त को कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया है। और इसमें बोला गया है योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की संख्या 1 लाख से अधिक है, मतलब अभी तक 5 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें से 1 लाख से ज्यादा आवेदनों को जो है सफलतापूर्वक ऋण दिया जा चुका है। तो इसका कहना यह था, तो इसी के संदर्भ में इस प्रश्न की चर्चा यहां पर किया गया था। टॉप में लिखा है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, तो इसको जो क्रियान्वित करने वाला मंत्रालय है वो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सीरीज पसंद आती होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, विषय वाइज नोट्स भी बनाते चलें। जैसे साइंस टेक के आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न साइंस टेक के थे, तो आप साइंस टेक के नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए, योजनाओं को आप ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आप करते चलते हैं तो कहीं भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और कम समय में आप अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। धन्यवाद।